हाथ से इसको ऐसे मेजर कर लिए ना। हाँ। आप आसमान में भी चांद होगा, चाहे जो भी सन होगा, उसको आप हाथ से ऐसे मेजर आप कर लेते हैं, लेकिन क्या वाकई में इतने बड़े हैं सन जितना हम हाथ से नहीं। मेजर कर लिए? नहीं। बहुत बड़ा है हमसे, मतलब लाखों गुना बड़ा हो सकता है, मतलब हम तो बहुत कम बोल पा रहे हैं, अनगिनत इन्फिनिटी बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम सन को इतना मेजर कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम तारों को देखेंगे तो तारों को इतना बहुत छोटा मेजर करना होगा, इतना छोटा, है ना। अच्छा। यानी तारे तो इससे भी बड़े होते हैं। ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं कि तारे जो हैं वो सूरज से भी कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो सूरज है वो भी एक तारा है, जो धरती के सबसे नजदीक का तारा है। और धरती क्या, इस तारे के से ही बंधे सारे ग्रह हैं, जो धरती के आसपास के जितने ग्रह हैं, इस सूरज से ही आसपास सारे बंधे हुए ग्रह हैं। और जितने भी आसमान में आपको टिमटिमाते तारे दिखते हैं वो सारे एक एक सूरज हैं। तो सोचिए उन तारों को हम कितना मेजर करते हैं, तो एक मतलब चिटकी के बराबर मेजर कर लेते हैं। लेकिन वो छोटे नहीं हैं, तो दिखते हैं छोटे लेकिन होते नहीं हैं। यही पर्सपेक्टिव का नियम है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा वो बड़ा दिखेगा, वही ऑब्जेक्ट अगर हमसे दूर चला जाएगा तो छोटा दिखेगा, लेकिन होगा छोटा नहीं। तो यहां ये बात समझ में आ गया पर्सपेक्टिव का। यस सर। हाँ, अब आगे आते हैं। अब ये एक लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं होराइजन। इसको एच से इंडिकेट करते हैं। होराइजन जो होता है, जिसको हम लोग क्षितिज बोलते हैं, जहां पे आसमान और धरती दोनों मिलता हुआ दिखता है, तो ये लाइन क्रिएट होता है। इसी लाइन को हम क्षितिज बोलते हैं। अब इसी क्षितिज से बनता है क्षैतिज रेखा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हम शुरू में पढ़ा चुके हैं। अब देखिए एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे। इस लाइन को बोलेंगे वर्टिकल लाइन, यानी हिंदी में बोलेंगे उदग्र रेखा, यानी खड़ी रेखा। और ये लाइन 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी। अब एक चीज और समझिए, हम शुरू में एक चीज बताए थे कि रेखा का निर्माण कैसे होता है, तो पॉइंट से होता है। बहुत सारे पॉइंट को जब आपस में हम मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो रेखा का निर्माण करता है। लेकिन ये सारे पॉइंट एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए और बार बार रिपीट होने चाहिए, तभी ये जाकर एक रेखा का निर्माण करेगा। उसी तरह ये जो हम लाइन दिखा रहे हैं, इसमें इंडिविजुअल मतलब वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। उस पॉइंट को बोलेंगे वेनिसिंग पॉइंट। वेनिसिंग पॉइंट, इसको भी पी से इंडिकेट करते हैं, वेनिसिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया एच और ये हो गया भी पी। अब फिर से समझिए वेनिसिंग पॉइंट होता क्या है, क्यों हम ऐसे कर दिए वेनिसिंग पॉइंट। इस चीज को बस आप लोग नाम समझिएगा, धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएगा कि हम बना क्या रहे हैं। तो वेनिसिंग पॉइंट उसे बोलते हैं कि इस पॉइंट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट के पहले हम सारे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने क्या किया, एक ड्रॉ किया था, तो यहां पे आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, यहां तक ये पॉइंट सारे दिख रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट के बाद भी कुछ है जो नहीं दिख रहा है। तो हम यही बोले कि इस पॉइंट के पहले ऑब्जेक्ट दिखेंगे, इस पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। तो वो जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट को बोलेंगे वेनिसिंग पॉइंट। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। यस समझ सर। में आया ना? यस सर। हाँ, ठीक है। तब देखिए, अब वेनिसिंग पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, तो वेनिसिंग पॉइंट हर जगह हो सकता है। जैसे हमने लाइन के बारे में बताया कि हर जगह पॉइंट है, उसी तरह वेनिसिंग पॉइंट हर जगह हो सकता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे। जैसे ये मेरे पेंसिल है, या फिर आपके पास भी पेंसिल होगा, अभी आपके पास सेलफोन होगा अभी। अब एक एग्जांपल लीजिए कि यदि आप जब इस लेटर को देख रहे हैं,
यहाँ पे एक लेटर है, अगर आप इस लेटर को देख रहे हैं तो आपको ये लेटर नहीं दिखेगा। यानी कि आपका इस लेटर पे फोकस जब आएगा, यानी कि इसको काफी क्लियर देख रहे हैं, तो यहाँ का लेटर जो होगा वो थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। फिर अगर यहाँ का लेटर देखेंगे तो यहाँ क्लियर होगा और ये धुंधला दिखेगा। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें, आपके सामने कुछ भी है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उसके एक पॉइंट को देखेंगे तो साफ दिखेगा, जस्ट उसके साइड वाले पॉइंट को देखेंगे तो धुंधला दिखेगा। लेकिन ये कैसे देखेंगे? जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि फिर यहाँ पे देखना शुरू करेंगे, नहीं, यहाँ पे देखेंगे लेकिन यहाँ का फील करेंगे तो आपको ये धुंधला दिखेगा। सडनली एक ही साथ सारा ऑब्जेक्ट नहीं दिख सकता है। ये बात समझ में आई? यस सर। इसको ट्राई आप लोग कीजिएगा। जैसे आप सब कुछ देख रहे हैं ना एक साथ, लेकिन आप देखिए जहां आपका नजर टिक 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 घूम रहा है ना, बस वहीं आप देख पा रहे हैं। तो चलिए यहां पे आप समझ गए, इसको आई का फोकस बोलते हैं। जहां आपका फोकस पड़ेगा वहीं का ऑब्जेक्ट आपको साफ दिखेगा और आसपास का ऑब्जेक्ट सिर्फ आभास होगा। आसपास का ऑब्जेक्ट सिर्फ आभास होगा। तो फिर आते हैं अब इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब यह है कि अगर यहां हम देखेंगे तो यहां का ऑब्जेक्ट दिखेगा और मेरा वेनिसिंग पॉइंट यहां हो जाएगा। यहां जब देखेंगे तो यहां का ऑब्जेक्ट दिखेगा, मेरा वेनिसिंग पॉइंट यहां हो जाएगा। तो जहां जहां हम देखेंगे वहां मेरा वेनिसिंग पॉइंट हो जाएगा, अलग अलग जगह चेंज होते चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लाइन खींचे थे, इस पॉइंट को वेनिसिंग पॉइंट बोले थे। वेनिसिंग पॉइंट कहने का मतलब वो अंतिम बिंदु जहां तक हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आप लोग आसमान में हेलीकॉप्टर को देखा होगा, आप लोग देखे हैं ना? यस सर। तो आप देखे होंगे कि हेलीकॉप्टर जब हमारे बहुत करीब होता है, चाहे जब हेलीकॉप्टर आसमान से धीरे धीरे आ रहा होता है, तो उसका आवाज आपको सुनाई देता होगा। वो छोटा से बड़ा हो जाता है जब हमारे करीब आता है, और फिर एक टाइम आता है कि अब वो हमसे जब दूर जाता है तो आप देखेंगे उसका साउंड तो आता है लेकिन धीरे धीरे वो छोटा होते चला जाता है क्योंकि बहुत दूर जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हेलीकॉप्टर हम देख नहीं पाते, एरोप्लेन को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसका साउंड भी आता है, साउंड आते रहता है, और कुछ टाइम के बाद से साउंड उसका खत्म हो जाता है और हेलीकॉप्टर भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो जो जिस पॉइंट के बाद से वो हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है, तो क्या वास्तव में वो हेलीकॉप्टर हमेशा के लिए गायब हो जाता है? गायब नहीं ना होता है। नहीं। हाँ, लेकिन वो अपने वेनिसिंग पॉइंट के उस पार चला जाता है, इसलिए हम उस चीज को नहीं देख सकते हैं। तो ये सारे पर्सपेक्टिव के आयाम थे, कैसे हम पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं, और पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हम ड्राइंग अब देखेंगे। तो पर्सपेक्टिव फिर से समझिए, पर्सपेक्टिव में एक लाइन लेंगे जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, फिर एक पॉइंट लेंगे जिसको बोलेंगे वेनिसिंग पॉइंट, अब बहुत सारे वेनिसिंग पाथ बनेंगे, ठीक है, जिसको व्यू पाथ भी बोलते हैं, उसको भी VP से इंडिकेट करते हैं, VP1 बोलते हैं उसको, ठीक है, VP1 यानी वेनिसिंग व्यू पाथ। व्यू पाथ मतलब दृष्टि पथ। जैसे ये आंख है, आपने कभी फिजिक्स पढ़ा है? सबने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत सर। तो उसमें ऑप्टिक एक चैप्टर आता है, जैसे इसमें चश्मा लगा रहता है और इस चश्मे को हटा देते हैं। बस आप देखिए कि एक आंख से एक लाइन निकलता है, फिर लाइन ये जाता है, ये चश्मे पे पड़ता है, फिर यहाँ से कट जाता है, ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, जो भी हो। तो ये जो लाइन हम इंडिकेट करते हैं, ये तो आंख में वैसे दिखता नहीं, कोई रे नहीं निकलता है, लेकिन जो लाइन इंडिकेट करते हैं ना, इसको व्यू पाथ बोलते हैं। इससे हमको थोड़ा सा पढ़ने में, समझने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। तो बहुत सारे व्यू पाथ हम बनाते हैं। तो एक व्यू पाथ यहाँ बनाए, फिर एक व्यू पाथ यहाँ बनाए, फिर एक व्यू पाथ यहाँ बनाए, तो बहुत सारे व्यू पाथ बनाते। चलिए अब देखिए व्यू पाथ मतलब क्या, ये सारे लाइन इस पॉइंट में मिल रहे हैं, ये सारे लाइन इस पॉइंट में मिल रहे हैं। अब इस व्यू पाथ के हेल्प से हम ड्राइंग करना शुरू करते हैं। ये घर हो गया, फिर एक और घर बनाते हैं। अब देखिए इस व्यू पाथ के हेल्प से घर क्या हो रहा है, छोटा होते चला जा रहा है,
क्योंकि व्यू पाथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। जैसे जैसे घर छोटा होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी हम लोग छोटा करते चले जाएंगे। देखिए अब क्या फील हो रहा है आपको कि बहुत सारे घर एक लाइन में सजे हुए हैं, ऐसा लग रहा है ना। डोर हम बना दे रहे हैं, डोर धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और विलुप्त हो जाएगा। ठीक इसी के इस साइड हम आते हैं, तो यहां पे एक लाइन लेते हैं। एक और हम लाइन लेते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा कास्ट शैडो दिखा देते हैं। तो ये हो गया स्ट्रीट लाइट, जो सड़क के साइड में जो लाइट निकलते हैं वो हो गए स्ट्रीट लाइट। अब इसके जस्ट बीच में हम ये बना दिए सड़क। अब आपको दिख रहा है, कुछ फील हो रहा है ना कि पर्सपेक्टिव किसको बोल सकते हैं? यस सर। तो ऐसा लग रहा है ना कि स्ट्रीट लाइट जितने हैं वो सारे एक पॉइंट में जाके मिल गए। ये जो घर है एक पॉइंट में जाकर मिल गए, और ये सड़क है ये भी एक पॉइंट में जाकर मिल गया। तो इसी घटना को हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में हर किसी ऑब्जेक्ट का उसका आकार प्रकार का पता चलता है, उसका दूरी का पता चलता है। तो इसमें भी दूरी का पता चलता है। अब देखिए जब कोई भी बचपन में जब ड्राइंग वगैरह बनाता था तो उसका ड्राइंग कैसा होता था और उसको कैसे होना चाहिए। तो सब लोग ड्राइंग बनाता है, जैसे ऐसे एक लाइन कर देता है, फिर ऐसे माउंट बना देता है, फिर एक सन और उसके हेयर बना देते हैं, फिर यहाँ से ये नदी जो भी हो ऐसे नदी दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अब बनाए क्या। तो एक ब्रिज बना देता है लोग, ऐसे ब्रिज बन जाता है। ठीक है, फिर ये एक पेड़, फिर ये माउंट पे भी पेड़ बनाते हैं लोग। ये माउंट पे पेड़ बना दिए, फिर एक घर बना दिया ऐसे। और अब कंफ्यूज हो जाता है लोग कि अब बनाए क्या। ऐसा बन जाता है ना। ड्राइंग शुरू शुरू में जो नहीं सीखा है लोग वो ड्राइंग बनाता है लोग। सब कोई बनाया है कि नहीं बनाया? यस सर। बनाया है लोग ना। देखिए Yes, यहाँ ये यहाँ पे सीखने की बात है एक चीज, कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पहाड़ होते हैं, सूरज होते हैं, नदियां होती हैं, नदियों के ऊपर ब्रिज होता है, घर होते हैं, पेड़, सब चीज होता है। और हमको हल्का फुल्का अरेंजमेंट करने का भी पता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। जाहिर सी बात है पहाड़ पे पेड़ होते होंगे, होते भी हैं, हम लोग देखे भी हैं पहाड़ के ऊपर पेड़ होता है। लेकिन यहाँ पे पर्सपेक्टिव नहीं है, इस पूरे ड्राइंग में पर्सपेक्टिव नहीं है। अगर हम पर्सपेक्टिव इसमें लगाते हैं तो क्या होगा देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम पहाड़ को देखेंगे, तो यदि पहाड़ पे पेड़ होगा तो क्या वो पेड़ दिखेंगे? नहीं दिखते हैं सर। नहीं सर। नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम पहाड़ को बहुत दूर से देख रहे हैं। इतने दूर से दिख रहे हैं कि ये पहाड़ पूरे हमको दिख जाए। और इस पहाड़ पे अगर हम चढ़ जाएं तो क्या पूरे पहाड़ को हम देख पाएंगे? अब सोचिए जिस धरती पे हम खड़े हैं पूरे धरती को देख पाते हैं? नहीं नहीं सर। देख पाते हैं, एक खास एरिया को ही देख पाते हैं। तो सेम वही कंडीशन, अगर इस पहाड़ पे हम चढ़ जाएंगे तो ये दिख सकता है, लेकिन हम इतना दूर खड़े हैं कि ये पहाड़ मतलब छोटा दिख रहा है, पूरे ये पेपर पे आ गया। जब ये पूरा इतना बड़ा पहाड़ छोटा दिखेगा तब तो पेड़ तो एकदम पॉइंट से भी छोटे दिखेंगे। तो एक पर्सपेक्टिव से पता चला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो कैसा दिखेगा। ठीक है, दूसरा कि नदी जब भी आता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है,
लेकिन ये इस व्यू में नहीं आएगा, ये पर्सपेक्टिव व्यू में आएगा। पर्सपेक्टिव व्यू कहने का मतलब जहां पे इसका ओरिजिन हो रहा है, जहां से निकल रहा है, वो एकदम वैनिशिंग पॉइंट की तरह पतला होगा, और जहां तक आ रहा है ये काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो एक और ड्राइंग हम बनाते हैं इसके साथ साथ। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच दिए, इसके बाद से माउंट बना दिए। अब यहां से हम माउंट से हम नदी को दिखा रहे हैं। दिख रहा है ये? अब समझ में आ रहा है ना कैसे नदी हम दिखाएंगे? तो चूंकि नदियों का बहाव ऐसे ही होता है, थोड़ा सा ऐसे वेवी लाइन टाइप में नदियां निकलती हैं ज्यादातर, और ये जमीन से थोड़ी नीचे होती हैं। जब जमीन से नीचे होंगी तो जाहिर सी बात है कि एक साइड इसका कटाव दिखेगा दिखेगा और ये बहुत दूर से आ रही हैं। तो देखिए इस साइड का पोर्शन कितना चौड़ा दिख रहा है, और जैसे ये पोर्शन बहुत दूर जाता है तो एक पॉइंट में ऐसे मिल गया यहां पे। फिर हम वापस इस ड्राइंग में आते हैं। अब हम यहाँ कंफ्यूज कर गए थे कि पेड़ अब क्या कहाँ बनाए, कैसे बनाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग करते हैं तो सबसे पहले फोरग्राउंड को बनाएंगे, FG फोरग्राउंड, उसके बाद से मिडिल ग्राउंड MG, और उसके बाद से बैकग्राउंड जिसको BG बोलते हैं। तो यदि अगर हम पहले है इस ये घर को बना दिए रहते, इस पेड़ को बना दिए रहते, फिर जो जगह बचता तब हम नदी और पहाड़ के लिए रखते, तो मेरा ड्राइंग और भी अच्छा होता। ये कॉम्पोजिशन सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसमें पर्सपेक्टिव नहीं है, जिस वजह से ये चीज गड़बड़ होते जा रहा है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको फिर हम कंप्लीट करेंगे, तब तक और आप समझ लीजिए पर्सपेक्टिव के बारे में। ये तो वैनिशिंग पॉइंट से आप समझ गए कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। अब कुछ हम ऑब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं, जिससे आपको पर्सपेक्टिव बनाना और आसान हो जाएगा। जैसे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम एक लाइन निकालते हैं ऐसे, इस लाइन को हम बोलेंगे व्यू पाथ। ये लाइन है। अब ये लाइन को हम कुछ ऑब्जेक्ट के सहारे हम दिखाते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट जब पास रहेगा तो बड़ा दिखेगा, और जब दूर जाएगा तो छोटा हो जाएगा। एक लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा है, कितना डिग्री होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, पता है आप लोग को? हॉरिजॉन्टल लाइन का कितना डिग्री होता है? नहीं पता आप लोग को? 180 हाँ, 180 होता है। 180 होता है। ठीक इसी के जैसा एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जो पैरेलल होगा, पैरेलल यानी समानांतर, ये भी 180 होगा। अब इसको इससे ऐड कर देंगे, तो अब देखिए एक शेप बन गया। अब इसको थोड़ा सा कलर हम कर दे रहे हैं ताकि ऊपर का सरफेस बिल्कुल अलग दिखे। अब हमको 90 डिग्री का एक लाइन खींचना है, तो 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे तो यहां पे जाएगा, फिर 90 डिग्री खींचेंगे तो यहां पे जाएगा, फिर 90 डिग्री खींचेंगे तो यहां पे जाएगा। इसको यहां से हम देखेंगे कि बराबर है, ठीक है। ये साइड का जो लाइन खींचेंगे तो वो तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम खींच दे रहे हैं ताकि आपको फील हो। अब देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन जो हम खींचे इस लाइन तक ही आ रहा है, ये लाइन जो खींचे इस लाइन तक ही आ रहा है, ये लाइन खींचे इस लाइन तक ही आ रहा है, और ये लाइन खींचे इस लाइन तक आएगा, इस लाइन तक, ये लाइन तक आएगा। तो आप यहां आप ध्यान दीजिए कि इस लाइन की वजह से और इस लाइन की वजह से, ये दो लाइन की वजह से इस साइड का आकार बड़ा से छोटा हुआ है, और इस लाइन की वजह से और इस लाइन की वजह से
इसका आकार जैसे इस तरफ गया है, छोटा हो गया है, यही पर्सपेक्टिव है। अब इसमें एक ट्रिक है जिसको आप आंख बंद करके भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि दाएं और बाएं का लाइन दिखाना हो जिसमें चौड़ाई इंडिकेट होता हो, जिसका किसी भी ऑब्जेक्ट का चौड़ाई पता लगाना हो, तो उसमें आंख बंद करके आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। जिसमें हाइट का पता लगाना हो तो ऊपर और नीचे की तरफ जो लाइन होगा यानी वर्टिकल, वो लाइन का आंख बंद करके यूज करेंगे। आंख बंद करके जो हाइट को पता लगाना है। अगर जिसमें डेप्थ का पता लगाना यानी गहराई, तो उसमें आंख बंद करके ऑब्लिक लाइन का यूज करेंगे। ऑब्लिक, जैसे ये लाइन ये डेप्थ को बता रहा है, ये लाइन ये डेप्थ को बता रहा है, ये लाइन ये डेप्थ को बता रहा है, ये लाइन ये डेप्थ को बता रहा है। तो अगर दाएं बाएं हो रहा है तो इसका चौड़ाई पता चल जाएगा। हाइट के लिए ऊपर और नीचे यानी वर्टिकल लाइन से हो जाएगा, और डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको ये ऑब्लिक लाइन का यूज करना होगा। इस चीज को और अच्छे से हम समझा रहे हैं। जैसे मेरे पास एक टेबल है, टेबल नहीं हम बॉक्स ही बना रहे हैं। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स की अगर चौड़ाई की बात करें तो ये एरिया होगा, ये एरिया होगा। तो इन सब एरिया में देखिएगा ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। अगर इस बॉक्स की हाइट की बात करें यानी कि ये, तो आप देखेंगे कि ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। अगर इस ऑब्जेक्ट का डेप्थ की बात करें तो ये ऐसे लाइन होगा, यानी ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। देखिए बात समझ में आई? यस सर। अब देखिए इसी के सीक्वेंस में एक और डब्बा अगर बनाना हो तो क्या करेंगे? इसी के सीक्वेंस में तो हम क्या करेंगे ना, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा लेंगे, इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये लाइन आपस में अब श्रिंक हो रहा है, मतलब ये अब छोटे हो रहा है लाइन। बस ये लाइन हम खींच लेंगे, उसके बाद से यहां से फिर क्लियर कर लेंगे, मतलब इसको ड्रॉ कर लेंगे पूरा फाइनल। तो आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट से अब छोटा हो गया। वैसे ही अब धीरे धीरे पीछे की तरफ बनाते चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये डब्बों का एक रेलगाड़ी बनके तैयार हो गया। तो ये घटना पर्सपेक्टिव कहलाती है। अब देखिए इसमें गड़बड़ कैसे होगा। तो अगर हम यहां से ये लाइन इधर ना ले जाकर इधर कर देंगे, सडनली इधर कर दिए, यहां से ये लाइन ना ले जाके इधर कर दिए और फिर ये लाइन ना ले जाके इधर कर दिए, तो ये गड़बड़ है, ये अपने सही पाथ में यानी सही रास्ते में नहीं है, जो गड़बड़ है। लेकिन हाँ अगर हमको यहां से अब इधर मोड़ना है तो जैसे ये मुड़ेगा वैसे ये भी मुड़ेगा, वैसे ये भी मुड़ेगा। और जब ये सब मुड़ा तो इसी के अकॉर्डिंग ये जितने सारे लाइन है वो 90 डिग्री में मुड़ जाएंगे। जैसे ये इधर मुड़ा तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये 90 डिग्री ये रहेगा। समझ में आया ये बात? इसको बॉक्स टाइप का बना दे रहे हैं। यस सर। अगर ये ऐसे इधर मुड़ रहा है तो फिर ये तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि हाइट है यहाँ पे 2 हम बना दिए। अब इसके अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब इस डायरेक्शन में दिखेगा, देखिए दिख रहा है? थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना? ये पर्सपेक्टिव मेहनत करने के बाद ही पता चलेगा और अच्छा से। इसको आप बना लीजिएगा तो सारे पेंटिंग में या सारे स्केचिंग में आप जान डाल दीजिएगा, क्योंकि जितने भी सारे ड्राइंग है सब में छोटा और बड़ा पर्सपेक्टिव होता ही है। तो ये पर्सपेक्टिव का मूल आपको पता चल गया कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। अब आते हैं थोड़ा सा इससे डिटेल में जाएंगे। तो आएंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव,
3 पॉइंट पर्सपेक्टिव और इससे भी ज्यादा जो आते हैं वो पर्सपेक्टिव। अब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट होता क्या है तो समझिए। जब एक बॉक्स बनाते हैं पर्सपेक्टिव के अनुसार जो हमारे पास होता है वो बड़ा दिखता है, जो दूर होता है वो छोटा दिखता है। तो ये फेस हमारे करीब है इसलिए बड़ा दिख रहा है, ये फेस जो है वो बहुत छोटा है इसलिए दूर है। अब इससे एक लाइन लेते हैं और इससे भी एक लाइन लेते हैं, सेम यहां भी वही कंडीशन होगा, यानी कि सारे जो चारों लाइन है ये इस पॉइंट में मिल जा रहे हैं। तो ये कितने पॉइंट में मिल रहे हैं बताइए, कितने पॉइंट में मिले सर हैं? एक सारे पॉइंट, एक पॉइंट में मिले हैं, इसलिए इसको बोलेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो जैसे हम पहले हम ये बनाए थे ना, तो ये कितना पॉइंट पर्सपेक्टिव है? 1 पॉइंट। हाँ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। तब इसी डब्बे को अगर हम थोड़ा सा टर्न कर दें, तो इस डब्बे को हम टर्न करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। इसका समझिए कि ये फेस जो है हम आगे की तरफ रख रहे हैं। चलिए ये देखिए ये हो गया। इसी डब्बे को थोड़ा सा टर्न कर दिए, अब इस डायरेक्शन में मिलाते हैं तो एक इधर पॉइंट बनाएगा, इस डायरेक्शन में मिलाते हैं तो एक इधर पॉइंट बनाएगा, इस डायरेक्शन में अगर मिलाते हैं तो ये पॉइंट नहीं बनाएंगे। तो देखिए इस डायरेक्शन में मिलाए तो पॉइंट बनाया और इस डायरेक्शन में मिलाए तो पॉइंट बनाया। तो कितने पॉइंट बना रहे हैं? 2 पॉइंट। हाँ 2 पॉइंट बना रहे हैं। यहां भी आप इस पॉइंट को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट बना रहे हैं। ऐसे आपको ड्राइंग मिलेंगे। इस ड्राइंग में बहुत लोग गड़बड़ ये करेगा कि ऐसे सीधा जाएगा और इधर से ऐसे मिला देगा, ऐसा इधर सीधा जाएगा जो इधर से ऐसे मिला देगा। नहीं, एक ही पाथ में इसको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो ड्राइंग गड़बड़ है, फिर से बनाइए। तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ में आ गया? यस सर। जैसे आप क्या ऐसे 3 मुहाने पे चले गए जिसके बीच में कोई ऐसे ट्रायंगुलर मकान बना हुआ है जो दोनों साइड में रास्ते हैं, तो वो हो गया 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब आते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो जो हमने ये बॉक्स बनाया था, इसी बॉक्स को थोड़ा सा और नीचे की तरफ जब कर देंगे तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। जैसे ये हमको ज्यादा नीचे की तरफ कर रहे हैं, जब नीचे की तरफ ज्यादा करेंगे तो ये व्यू ज्यादा दिखेगा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन को भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 1 पॉइंट बनाएगा ना बहुत आगे जाके। यस सर। इधर भी 1 पॉइंट बनाएगा बहुत आगे जाके, और इसके नीचे भी 1 पॉइंट बनाएगा बहुत आगे जाके। जैसे हम आसमान में चले गए और ऊपर से बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, तो बिल्डिंग का ऊपर का ये पोर्शन दिख रहा है छत का, और फिर ये नीचे का हिस्सा दिख रहा है सारे। तो ये कौन सा व्यू हो गया? 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये कौन सा पर्सपेक्टिव हो गया? 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये 3 समझ में आ गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, है ना? अब देखिए, अब इसके बाद भी आता है जैसे 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, 6 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, अनगिनत पर्सपेक्टिव। जितना जोड़ेंगे उतना हो जाएगा, लेकिन वो अब बनेंगे क्या? अब वो धीरे धीरे सर्कल हो जाएंगे। दिख रहा है? धीरे धीरे से सर्कल हो जाएंगे। कैसे सर्कल हो जाएंगे? तो सोचिए ये बॉक्स है सामने से, इसके इस पॉइंट को हम मोड़ के इधर कर दिए, इस पॉइंट को मोड़ के इधर कर दिए, इस पॉइंट को मोड़ के इधर कर दिए, इस पॉइंट को मोड़ के इधर कर दिए। तो ये चारों ओर से ऐसे मुड़ने लगे। 4 पॉइंट अगर कर रहे हैं तो अब यही ऐसे हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा ना मुड़ के? यस सर।
अब सोचिए कि इसमें एक और पॉइंट इधर मोड़ रहे हैं, फिर 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 इधर मोड़ रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब यही चीज अब थोड़ा सा स्मूथ और होने लगेगा। हो सके कि उतना परफेक्ट सर्कल ना बना हो इतना ही से, लेकिन ये धीरे धीरे गोल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर और भी ज्यादा इसमें अगर पॉइंट आउट हम कर दें और पॉइंट बढ़ा दें तो ये बिल्कुल परफेक्ट गोल हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने चम्मच देखा है, चम्मच चम्मच के एक पीछे के साइड से जब आप अपना चेहरा देखेंगे तो आपका चेहरा कैसे गोल हो जाएगा, है ना। नोज ऐसा लगेगा कि एकदम बाहर आ गया, और बाकी सारे जो आउटर सरफेस हैं, मतलब हेयर्स हो गए, कान हो गए, ये एकदम सडनली पीछे चले जाएंगे और नोज लिप खूब बड़ा दिखेगा। ऐसा आप लोग कभी ट्राई किए हैं, कभी देखे हैं? या फिर वैसा गोल सरफेस जिसपे आप अपना फेस देख रहे होंगे, तो फेस आपका दिखेगा, नोज काफी बड़ा दिखेगा और बाकी सरफेस एकदम सडनली पीछे चला जाएगा। यानी कि ऐसे दिखेगा एकदम, जैसे नोज हम ये बना लिए, फिर नोज, फिर आईज इतना छोटा हो जाएगा, लिप ऐसे हो जाएगा, और यहीं आपका हेयर हो जाएगा, ऐसे दिखेगा। कभी देखे ऐसा? ये चम्मच के जस्ट पीछे से आप अपना चेहरा देखिएगा, तब आपको ये चीज दिखेगा। तो जैसे जैसे हम पर्सपेक्टिव में और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे तो ये सर्कल हमको मिलेगा। बेसिकली 3 पर्सपेक्टिव आपको जानने हैं जो सभी ड्राइंग में काम आते हैं। तो यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम समझने में? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब इस चीज को जानिए, इस चीज को हम बोलेंगे लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर मतलब होता है रेखीय दृष्टिक्रम, जिसमें रेखा का महत्व हो, ठीक है, जिसमें लाइन का महत्व हो, उसको बोलेंगे लीनियर पर्सपेक्टिव। दूसरा एक पर्सपेक्टिव आता है एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल, एयर से बना है एरियल। देखते हैं ना कि एंटीना में एरियल लगा रहता है, नाम कभी सुने? जो पहले का जो एंटीना होता था जिससे दूरदर्शन पकड़ता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था ना, याद है किसी को? यस सर, यस सर। ऐसे होता था। तो इसको हम लोग, इस एक एक पॉइंट को हम लोग एरियल बोलते थे, और पूरे को एंटीना बोलेंगे। तो एरियल मतलब क्या होता है ना, कि हवा के माध्यम से किसी चीज को दिखाना, या फिर जो भी कार्य होता है वो हवा के माध्यम से अगर हो तो इसको बोलेंगे एरियल। जैसे रेडियो में एरियल होता है ना, देखें एरियल, जो ऐसे छोटा होता है एकदम, जैसे ऐसे पेंसिल की तरह हो गया, इसको फिर लेके इसको खींच दिए तो लंबा हो जाता है। याद आया आप लोग को? यस सर। हाँ, वो एरियल होता है। वो एरियल क्या काम करता है, वो हवा के माध्यम से तरंगों को स्टोर करता है और रेडियो को दे देता है, जिसको हम लोग सिग्नल बोलते हैं। तो एरियल मतलब हो गया हवा के माध्यम से। अब सोचिए कि आप 50 मंजिला ऊपर आसमान में चढ़ गए, बिल्डिंग पे चढ़ गए, और उस 50 मंजिला से आप क्या कर रहे हैं ना, जमीन की तरफ देख रहे हैं, या फिर अपने सामने सूर्योदय या सूर्यास्त को देख रहे हैं, तो उस व्यू को हम बोलेंगे एरियल पर्सपेक्टिव। उसमें लाइन का यूज बहुत कम होता है, और उसमें अगर हम लाइन का यूज अगर करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इतना ज्यादा टफ हो जाएगा कि हम लाइन बाद में हमको तो इस नियम को तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए एरियल पर्सपेक्टिव बनाया गया है ताकि हम समझ सकें। तो एरियल पर्सपेक्टिव में हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे सूर्यास्त को का सीन बनाना हो, सूर्योदय का सीन बनाना हो, या फिर झरना का सीन बनाना हो, जो हाइट से हम देख रहे हैं, नीचे धरातल से नहीं देख रहे हैं, तो वो सारे एरियल पर्सपेक्टिव में आते हैं। वो हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम कुछ देर पहले एक ड्रॉ किए थे।
जैसे ये सीन, इसको हम एरियल पर्सपेक्टिव में बोल सकते हैं। क्योंकि अब देखिए इसमें हम कहां से पॉइंट दिखाएंगे, कहीं से दिखाएंगे पॉइंट? सोचिए थोड़ा, कहां से? यहां से पॉइंट निकालते हुए दिखा देंगे? नहीं दिखा पाएंगे। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. देखिए इसमें हम Yes, पॉइंट नहीं sir. दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें हम पॉइंट दिखा सकते हैं ना। Yes, sir. जिसमें सड़क हो, रोड हो, या फिर कुछ लोग खड़े हैं, उसमें हम ये लीनियर पर्सपेक्टिव का वो लगा सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन इसमें हम नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए इसको एरियल पर्सपेक्टिव बोलेंगे और इसको लीनियर पर्सपेक्टिव बोलेंगे। अब इतना में किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए लोग। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? नहीं है सर। नो सर। चलिए अब आगे आता है इसी पर्सपेक्टिव में कलर पर्सपेक्टिव। तो कलरिंग जब आप लोग को बताया जाएगा, हमको लग रहा है कि इसके जस्ट आगे है फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड, ये आज ही बता देते हैं। फिर 13 नंबर है फोर्स और फ्री हैंड, वो भी आज बता देते हैं, ताकि पर्सपेक्टिव में करने में थोड़ा सा पता चले। और एक है आई लेवल, वो बीच में बता देंगे, या फिर कोई वीडियो जरूर होगा तो हम भेज देंगे। फिर आपके आगे आ जाएगा वेदर स्टडी, जिसमें हम लोग मौसम के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर ड्राइंग हम लोग बनाना शुरू करेंगे। ये सारे अभी थ्योरी चल रहे हैं, इससे रिलेटेड अब ड्राइंग देंगे तब पता चलेगा। तो पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हम ड्राइंग दे रहे हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। इसके जस्ट हमको लग रहा है कि एक मंथ, यानी कि जून लास्ट में ही, जुलाई लास्ट में ही, चाहे जुलाई के बीच में ही आपको कलरिंग स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो कलरिंग के लिए आप लोग सभी लोग ऑयल पेस्टल आप लोग खरीद लीजिएगा। ऑयल पेस्टल बहुत लोगों के पास होगा, और जिनके पास नहीं होगा वो लोग खरीद लेगा लोग। ऑयल पेस्टल डोम्स कंपनी की अच्छी आती है, कैमल कंपनी की अच्छी आती है। तो जो आपको आपके सुविधा के अनुसार मिल जाए उसे आप लोग खरीद लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग एक ड्राइंग कॉपी भी ले लीजिएगा जिसमें मोटा पेज हो, या फिर चार्ट पेपर ले लीजिएगा जो मोटा हो, ताकि उसी पे ऑयल पेस्टल आप सीख सकें। तो उसमें हम कलर पर्सपेक्टिव शुरू करेंगे, कलर कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो भी कलर होते हैं वो सारे शुरू करेंगे। तो जस्ट हम अब आगे आ जाते हैं। आपका फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड बता देते हैं। तो फोरग्राउंड मतलब होता है आगे का ऑब्जेक्ट, बैकग्राउंड मतलब होता है पीछे का ऑब्जेक्ट, और मिडिल ग्राउंड मतलब होता है बीच का ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ड्रॉ करते हैं, एक आंख जो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब इस आंख के सामने एक व्यक्ति को बनाते हैं, ठीक है। अब इस व्यक्ति के बाद से एक घर को बनाते हैं, इस घर के बाद से एक ट्री को बनाते हैं, इस ट्री के बाद से एक माउंट को बनाते हैं, इस माउंट के पहले क्लाउड को बनाते हैं, फिर स्काई को बनाते हैं। अब इतने सारे ऑब्जेक्ट बन गए, तो सबसे आगे क्या दिख रहा है? तो सबसे आगे दिख रहा है ये व्यक्ति, और जो जमीन होगा इसके नीचे वो। तो इसको बोलेंगे फोरग्राउंड, FG। अब सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है? तो सबसे लास्ट में दिख रहा है स्काई, इसको बोलेंगे BG, बैकग्राउंड। और जो इसके बीच में है ये सारे क्या हो जाएंगे? मिडिल ग्राउंड। अब इस चीज को हम ऐसे उठा कर देखते हैं, मतलब सामने से, चूंकि ये आंख इधर है। अब सोचो कि ये आंख मेरे साइड आ गया है, अब ये ड्राइंग कैसे दिखेगा? तो सबसे पहले फोरग्राउंड ही हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक आदमी था, इसका हेड है। इस आदमी के बाद घर है, तो आदमी से जितना जगह बच गया उतना ही हम घर बनाएंगे। इसका दरवाजा है,
चलिए अब वीडियो आ रहा है। यस सर। तो अब यहाँ देखेंगे कि एक आदमी है, इस आदमी के पास से घर है, तो हम घर उतना ही बनाए जितना ये आदमी से बच गया हो। फिर उसके बाद से क्या है, एक ये पेड़ है, तो पेड़ उतना ही बनाएंगे जितना ये घर से बच गया रहेगा। फिर उसके बाद से क्लाउड है, तो क्लाउड उतना ही बनाएंगे जितना ये घर से, ये पेड़ से बच गया हो। फिर माउंट है, माउंट उतना ही बनाएंगे जितना आगे के ऑब्जेक्ट से बच गया। फिर उसके बाद से स्काई है। आप समझ में आया? सर वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो देखो, रजनीश कुमार के नाम से वीडियो आ रहा होगा। उस पे क्लिक करके उसमें दबाए रखोगे ना, तो पिन का ऑप्शन आएगा, पिन दबा देना, तो वीडियो सामने रुक जाएगा, वो हिलेगा नहीं। ठीक है। आया वीडियो? हाँ पिन वहां पे दबाए ना? हाँ। ठीक है। तो अब ये पता चल गया कि फोरग्राउंड से कैसे ड्रॉ करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग होते सोचेंगे बैकग्राउंड से हम ड्रॉ करते हैं, फोरग्राउंड से नहीं ड्रॉ करेंगे। तो बैकग्राउंड से जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए कितने सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो बैकग्राउंड में क्या था, तो स्काई था, तो हमने पूरा स्काई यहाँ पे कर लिया। अब हमको करना है क्लाउड बनाने, तो जब क्लाउड हम बनाएंगे तो फिर हमको इरेज करना पड़ेगा, ये एरिया इरेज करना पड़ेगा। क्लाउड बना लिए, चलिए माउंट बना दिए, तो माउंट चलिए बना लिए। अब माउंट बनाने के बाद से फिर ये स्काई का पार्ट इरेज करना पड़ेगा। फिर माउंट के बाद पेड़ अगर बना रहे हैं तो पेड़ जब बना लिए तो फिर क्लाउड और माउंट का पार्ट इरेज करना पड़ेगा। चलिए इतना हम इरेज कर लिए। फिर जब घर बनाएंगे तो माउंट का पार्ट और इस ट्री का पार्ट इरेज करना पड़ेगा ना। तो हमको इरेजर का इस्तेमाल बार बार करने पड़ेंगे। और जब हम पहले जो ड्राइंग बनाते थे, यही सारे प्रॉब्लम होते थे कि हम फोरग्राउंड से ना बना के बैकग्राउंड से बनाते थे, जिसके वजह से हम लोग इरेज नहीं कर पाते थे। और इरेज ना करने के वजह से हम लोग जैसे माउंट यहां बना दिए तो ठीक इसके नीचे घर बना दिए, ठीक उसके नीचे कुछ और बना दिए, ठीक उसके नीचे कुछ और बना दिए, जिसके वजह से सारा व्यू पोर्शन सब चीज गड़बड़ हो जाता है, मतलब देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहां भी आप समझ गए ना, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड। यस सर। चलिए एक और चीज बता देते हैं, फोर्स ऑफ फ्री हैंड। फोर्स यानी कि बल होता है, और ये है सिंपल लाइन, और इसी लाइन को हम ऐसे करते हैं तो ये फोर्स लाइन हो जाते हैं। तो कोई भी ड्राइंग करेंगे तो फोर्स में करेंगे, सर्कल बनाना है तो ऐसे ही फोर्स में हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये नहीं कि सिंपल ऐसे ऐसे। लाइन भी खींचना है तो ये फोर्स में लाइन खींचेंगे, ये नहीं कि सिंपल ऐसे। ये सिंपल खींचने में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम आपका फोर्स में लगेगा। फोर्स इसलिए बनाते हैं ताकि आपका ड्राइंग काफी इफेक्टिव हो और कम टाइम में ड्राइंग बन जाए। फोर्स के ही बगल में एक है फ्री हैंड। फ्री हैंड मतलब होता है स्वतंत्र हाथ से, जिसमें किसी तरह का कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो। तो सबसे पहले हम बताए थे कि अगर कुछ भी मैंगो वगैरह बनाना हो या कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उससे रिलेटेड आपको ज्योमेट्रिकल शेप बनाने होंगे। जैसे आपको ऐसे सर्कल बना दिए, फिर इसमें आप मैंगो बनाएंगे, तो पहले सर्कल आपको बनाने होते थे, फिर मैंगो बनाने होते थे, तो वो हो जाता था लेआउट। लेकिन अब इसमें क्या है, फोर्स में आपको डायरेक्ट मैंगो बनाने हैं, लेकिन किसके हेल्प से, तो फोर्स लाइन के हेल्प से। तो ऐसे मैंगो बना रहे हैं, देखिए ये फोर्स लाइन के हेल्प से बना है। अब हमको लगता है कि ये ड्राइंग मेरा परफेक्ट है, तब हम इसमें डायरेक्ट अब शेडिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स लाइन होता है। तो फोर्स लाइन से रिलेटेड भी हम कुछ ड्राइंग आपको लोग को दे देंगे।
और अभी तो पर्सपेक्टिव का देंगे, ये सारे मतलब नॉलेज के लिए थे, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपको थ्योरी ये समझिए कि बढ़ेगा, आपका टास्क भी हेवी होते चला जाएगा, इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बनाने बहुत जरूरी है और दिखाने भी बहुत जरूरी है। आप जितने भी सारे ड्राइंग बनाएंगे, एक पेज में कम से कम 2 ड्राइंग बनाएंगे, और दोनों ड्राइंग काफी छोटे छोटे नहीं होंगे, इतने छोटे छोटे, कम से कम इतना बड़ा तो जरूर होगा। आप चाहेंगे तो एक पेज में एक ड्राइंग बना सकते हैं, बड़े बड़े ड्राइंग बना सकते हैं। कोशिश करेंगे एक दिन में 500 ड्राइंग बनाने के लिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछिए लोग, सभी लोग। चलिए, जो भी समस्या हो फिर ग्रुप में आप लोग भेजिएगा। इसको कोशिश करते हैं वीडियो को अपलोड करके तुरंत आपको हम ग्रुप में डाल दें। ओके।